हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 12 का जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। उसके कुछ जो तरंगे हैं यानी वेव्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। हमारी लास्ट की दो एक्स रे और गामा रेज बची थी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और आगे की जो हमारे न्यूमेरिकल्स है उनको हम करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो आपकी रेज थी, ठीक है, आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो अलग अलग वेव्स थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो हमने रेडियो वेव से शुरू किया था, रेडियो वेव पढ़ा था। उसके बाद हमने आपकी माइक्रोवेव पढ़ा था, माइक्रोवेव को समझा था माइक्रोवेव होती क्या है। फिर हमने इंफ्रारेड रेज के बारे में पढ़ा था, फिर विजिबल रेज के बारे में पढ़ा था, फिर आपकी यूवी रेज के बारे में पढ़ा था। अब हम एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक्स किरण होती क्या। तो बेसिकली एक्सरे बहुत ही कॉमन टर्म है। आपने देखा होगा जब भी किसी बच्चे का या कोई भी व्यक्ति, कभी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक्सरे करवा के लाइए, ताकि जिससे हमें ये पता चले कि आपकी जो हड्डी है या बोन है वो कहाँ पे टूटी है या कहाँ पे उसका ब्रेकेज हुआ है। तो उसके लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। तो आपका जो एक्सरे होता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेडिकल या चिकित्सा में। तो एक्सरे जो होती है उसकी एक क्वालिटी होती है जिस कारण वो जब भी हम उसको अपने शरीर के किसी भी पार्ट से या किसी भी हिस्से से पास करवाते हैं तो वो क्या करता है, हड्डियों से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, यानी पार नहीं हो पाता, जिस कारण हमें हड्डी, जो हमारी हड्डी होती है उसकी इमेज मिल जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि आखिर फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ है, यानी जो आपकी हड्डी है वो कहाँ पे टूटी। तो जो आपका एक्सरे होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिसिन में यानी चिकित्सा में। इसकी जो वेवलेंथ होती, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य जो इसका होता है वो 10⁻⁻8 मीटर से यानी 10 नैनोमीटर से जो इसकी वेवलेंथ होती है, यानी जो तरंग दैर्ध्य जो इसका होता है वो 10⁻⁻8 मीटर से लेके यानी 10 नैनोमीटर से लेके 10⁻⁻13 मीटर यानी 10⁻⁻4 नैनोमीटर तक होते हैं, यानी 10⁻⁻8 मीटर जिसे हम 10 नैनोमीटर कहते हैं, वहां से लेके 10⁻⁻13 मीटर यानी जिसे हम 10⁻⁻4 मीटर कहते हैं। ये इसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है, या हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य होता है। अब जो आपका एक्सरे होती है वो बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, यानी जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो बेसिकली जो आपकी एक्सरे होती है उसको किसी मेटल, यानी जो आपका मेटल होता है उस पे हम क्या करते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी, जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, उसको हम किस पे बॉम्बार्ड कराते हैं, किस पे बौछार करवाते हैं, उसकी किसी मेटल या धातु की जो टारगेट होता है उस पे हम उसे क्या कराते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं, बौछार कराते हैं, जिस कारण आपकी एक्सरे उत्पन्न होती है, यानी एक्सरे जनरेट होती है। एक्सरे का यूज आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हड्डियां टूटती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तब हम एक्सरे करवाते हैं, क्योंकि वो आपको हड्डी की इमेज, यानी हड्डी का जो आपका प्रतिबिंब है, इमेज है,
जो उसकी इमेज है वो बना के दे देता है। इसके अलावा जो एक्सरे होता है ये कैंसर के ट्रीटमेंट यानी कैंसर के उपचार में भी काम आता है, क्योंकि जो आपका एक्सरे होती है वो जो लिविंग टिश्यूज होती, ठीक है, जो टिश्यूज होती है, जो एक्स्ट्रा टिश्यू होती है उसको वो डैमेज कर सकता है यानी खत्म कर सकता है। तो इसलिए इसका यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में भी होता है। और ये भी कहा जाता है कि ज्यादा, आपने सुना होगा कि ज्यादा एक्सरे नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के या किसी भी जो लिविंग बीइंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो टिश्यूज होते हैं उसको वो खराब कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो एक्सरे है वो कम कराना चाहिए। यानी जब भी आप एक्सरे के एक्सपोजर में हो, यानी जब भी आप एक्सरे करा रहे हो तो आपको अपना प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा एक्सरे नहीं कराने चाहिए। यानी वी आर फैमिलियर विद एक्सरे बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरे हम हड्डियां जब फ्रैक्चर होती है तब डॉक्टर बोलते हैं एक्सरे कराने के लिए। तो आपका जो एक्सरे है वो एक आप बहुत फैमिलियर होते हो इस टर्म से। इट कवर्स वेवलेंथ फ्रॉम अबाउट 10⁻⁸ मीटर यानी 10 नैनोमीटर टू 10⁻13 मीटर यानी 10⁻⁴ मीटर। यानी जो इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो होता है वो 10⁻⁸ मीटर से लेके 10⁻13 मीटर तक होता है। One common way to generate X-ray is to bombard a metal target by high energy electron। यानी एक्सरे को उत्पन्न करने के लिए किसी मेटल यानी किसी धातु के टारगेट पे हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बौछार करानी पड़ती है, जिससे आपकी एक्सरे उत्पन्न होती है। X-ray are used as a diagnostic tool in medicine as a treatment for certain form of cancer। यानी कुछ तरीके के जो कैंसर होते हैं उनके ट्रीटमेंट में, उसके चिकित्सा में आपके एक्सरे का यूज होता है, उसका उपयोग होता है। बिकॉज एक्सरे डैमेजेस और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म, केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी और ओवर एक्सपोजर। यानी जो एक्सरे होती है, ठीक है, क्योंकि वो लिविंग टिश्यूज को डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए इसका यूज हमारी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी होता है। इसलिए ये कहा जाता है जब भी आप एक्सरे कराओ तो ज्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब जो हमारी लास्ट रेज है या लास्ट किरणें हैं वो हमारी गामा रेज यानी गामा किरणें हैं। तो जो आपकी गामा किरणें होती है, ये जो किरणें होती हैं ये बेसिकली जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हैवी जो एटम्स होते हैं, जो हैवी अणु होते हैं, उसमें आपने सुना होगा अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 तरीके की किरणें निकलती हैं जब भी हम उसे तोड़ते हैं या उसका फिजन करते हैं। जो आपके एटम्स होते हैं उनका जब फिजन होता है तो अल्फा, बीटा और गामा रेज, इस तरीके की 3 तरीके की आपकी रेज यानी किरणें निकलती है। तो इसमें से एक आपकी कौन सी होती है, गामा रेज होती है, ठीक है, यानी गामा किरणें होती है। तो जो आपकी गामा किरणें होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेज होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻10 मीटर से लेके 10⁻14 मीटर तक क्या होती है, इसकी वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्ध्य रेज का होता है। और इस तरीके की जैसे रेडिएशंस जो होती हैं, गामा रेज जो होती हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है, जो आपके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, जो हैवी मेटल होते हैं या हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, वो जो भारी न्यूक्लियाई होते हैं जैसे कि आपका यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, जब इनका फिजन होता है, इनको तोड़ा जाता है, ठीक है, जब उनका फिजन होता है
तो क्या होता है, आपकी रेज निकलती है, तो इसके जरिए ही आपकी गामा रेज जो होती हैं, यानी गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। और जो आपकी इस तरीके की जो गामा किरणें होती है, ये बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। यही कारण है कि ये आपका कैंसर जैसे बीमारी जो होती है कैंसर, उसके ट्रीटमेंट में या उसके उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जिनको कैंसर हुआ रहता है, जिन पेशेंट को, उनकी कीमोथेरेपी होती है। तो कीमोथेरेपी में आपकी गामा रेज या इस तरीके की जो किरणें होती हैं, यही बॉडी में आपकी क्या की जाती है, दी जाती है। तो इसका यूज, जो आपकी गामा रेज है, इसका यूज आपकी चिकित्सा में होता है, यानी मेडिसिन में होता है। यानी जो गामा रेज है, दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जो आपकी ईएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके ऊपर की रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति होती है, उसमें आपकी जो आपकी गामा रेज है वो लाए करती है। और इसकी जो वेवलेंथ है, यानी तरंग दैर्ध्य जो है इसका, जो इसका तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक इसका तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होती है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है, यानी दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, यानी जो आपके ये गामा रेज होती हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, उसमें जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें ये उत्पन्न होती है। और जो हैवी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, उनके द्वारा ये एमिट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनके द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है। इनका यूज किसमें होता है, दे आर यूज इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, यानी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय, खत्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं चिकित्सा में। किसमें करते हैं उपयोग, चिकित्सा में इसका उपयोग करते हैं कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए या खत्म करने के लिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइप की जो वेव हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। तो उसे एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं टेबल के फॉर्म में। तो पहला आपका है रेडियो वेव, यानी जो आपकी रेडियो किरणें होती हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है, यानी तरंग दैर्ध्य जो इसका होता है, वो 0.1 मीटर से ज्यादा होता है। अगर हम इसके प्रोडक्शन या उत्पत्ति की बात करें, तो ये किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन, यानी जो त्वरित इलेक्ट्रॉन होते हैं या डीएक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके जरिए इसे उत्पन्न किया जाता है। और रेडियो वेव्स किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा पहचाना जाता है, रिसीवर के द्वारा। तो जैसे हमने पढ़ा था, जो आपकी रेडियो वेव्स होती है, इसका मेन काम होता है कम्युनिकेशन, यानी संचार में इसका काम होता है। जैसे आपके रेडियो हो गए, आपकी टेलीविजन हो गए, ठीक है, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, इसमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है। सेकेंड हमारी माइक्रोवेव है, ठीक है। तो माइक्रोवेव जो होता है वो उसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर होती है। और इसको कहाँ उत्पन्न होता है या कहाँ पे हम इसको प्रोड्यूस कराते हैं, उत्पत्ति कराते हैं, क्लेस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व जो होती हैं, उनमें हम इसको प्रोड्यूस करवाते हैं या उत्पन्न कराते हैं। और इसका डिटेक्शन कहाँ पे होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड्स, यानी जो डायोड्स होते हैं वहां पे उसके द्वारा इसे डिटेक्ट या पहचाना जाता है। तो जब हमने माइक्रोवेव पढ़ा था, तो हमने माइक्रोवेव ओवन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि माइक्रोवेव ओवन में किस तरीके से खाना गर्म होता है। हमने देखा था जो भी हम उसके अंदर फूड आइटम या खाना जो भी रखते हैं जिसे हमें गर्म करना है, उसके पानी, जो उसके अंदर पानी होता है, पहले वो उसे हीट अप करता है जिससे पूरा खाना गर्म होता है। तो माइक्रोवेव का एक एप्लीकेशन हमने देखा था जो कि माइक्रोवेव ओवन था। नेक्स्ट हमारा इंफ्रारेड वेव है। इसकी जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से 700
नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। और ये जो आपके अणु होते हैं या एटम्स होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, उनके वाइब्रेशन से, ठीक है, उनके वाइब्रेशन से इसे प्रोड्यूस किया जाता है या उत्पन्न कराया जाता है। और ये डिटेक्ट किसके थ्रू किए जाते हैं? थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, आपका इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, इनके थ्रू इसे हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। इसमें हमने बात की थी जो आपके इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जिसके बारे में हमने ये देखा था कि बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स हम बोलते हैं हीट वेव्स के लिए। और हमने ये देखा था कि जब भी जो नाइट कैमरास जो होते हैं वो इसी के ऊपर, या इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है इसी के ऊपर वो काम करते हैं। यानी जो बॉडी होती है, हम सब जानते हैं, शरीर होता है वो गर्म होता है या वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट उत्पन्न करता है। तो उसी के थ्रू, उसी के जरिए जो फोटोज होती हैं वो निकाली जाती है। तो बेसिकली जो इंफ्रारेड वेव्स होती है वो हीट वेव्स भी होती है। नेक्स्ट हमारी लाइट है, यानी विजिबल वेव जिन्हें हम बोलते हैं, जिससे हम देख सकते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। और ये किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है लाइट रेस? जब एक कम एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ऊपर या हाई एनर्जी लेवल पे जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लाइट एमिट करते हैं, यानी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इन एटम्स emit light when they move from one energy level to a lower energy level। यानी एक एनर्जी लेवल से जब वो दूसरे एनर्जी लेवल में या कम एनर्जी लेवल में जब वो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो लाइट एमिट करते हैं, यानी एनर्जी को एमिट करते हैं, जो कि लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो इसका जो डिटेक्शन था, हमने देखा था कि हमारे जो आंखें होती है, नेत्र होते हैं, उसके थ्रू, फोटो सेल्स होते हैं इनके थ्रू, और फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आपका अल्ट्रावायलेट रेस था, यानी पराबैंगनी किरणें। इनका जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। तो जो आपका अल्ट्रावायलेट रेस होती है, ये किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है? जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अंदर के सेल से, इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब एक एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन के इनर शेल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या गति करते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज उत्पन्न करते हैं। इसका जो डिटेक्शन होता है वो आपका फोटो सेल और फोटोग्राफिक फिल्म के माध्यम से हम इसे डिटेक्ट या पहचान सकते हैं। एक्सरे जो होती है, इसकी वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होती है। जो एक्सरे ट्यूब होती है और जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब किसी एक प्रॉपर मेटल या धातु पे इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कराया जाता है, यानी उस पे उसकी बौछार की जाती है, तो आपकी एक्सरे प्रोड्यूस होती है, यानी एक्स किरण प्रोड्यूस होती है। इसको हम डिटेक्ट किससे करते हैं, यानी पहचानते किससे? फोटोग्राफिक फिल्म हो गया, गाइगर ट्यूब हो गया, आयनाइजेशन चैम्बर, इनके जरिए हम इसे डिटेक्ट करते हैं या पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं गामा रेस की। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻³ नैनोमीटर से कम होती है। इसमें क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी जब न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनको जब तोड़ा जाता है, इनका जब फिजन होता है, तोड़ा जाता है, तो गामा रेस उत्पन्न करते हैं। और इसको हम किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं? आपके फोटोग्राफिक प्लेट, गाइगर ट्यूब और आयनाइजेशन चैम्बर के थ्रू से भी हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी अलग अलग तरीके की जो किरणें होती है उनके बारे में हमने पढ़ा। यानी रेडियो वेव हो गया, यानी रेडियो किरण, माइक्रोवेव हो गया, माइक्रोवेव किरण, आपकी इंफ्रारेड रेज हो गई, लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज के बारे में हमने समझा। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।
तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, द फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। यानी आपको एक फिगर दी गई है, एक चित्र दिया गया है, उसमें कैपेसिटर बनाया गया है और वो कैपेसिटर कैसे हैं, गोलाकार प्लेटों के रूप में है, यानी सर्कुलर प्लेट के रूप में है। और दोनों का जो रेडियस है, यानी दोनों का जो रेडियस है यानी त्रिज्या है, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और ये एक दूसरे से अलग होते हैं, कितनी दूरी पे है एक दूसरे से, 5.0 सेंटीमीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। तो बाहरी स्रोत से जो आपका ये कैपेसिटर है, इसे चार्ज किया गया, ठीक है। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 0.15 एम्पियर। यानी जो करंट है जिसके द्वारा हम इसे चार्ज कर रहे हैं वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। कैसा है, कांस्टेंट है यानी स्थिर है। और किसके बराबर है, 0.15 एम्पियर, यानी 0.15 एम्पियर के बराबर है। तो पहला आपको कहा गया है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। यानी आपको कैपेसिटेंस निकालना है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यानी जो आपका विभव अंतर है उसके बीच में जो चार्जेस का जो चेंज हो रहा है उसको आपको बताना है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो आपका विभव अंतर है आपको वो बताना है इन दोनों के, यानी इन दो प्लेट के बीच में। दूसरा है आपका ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, यानी आपको विस्थापन धारा प्राप्त करनी है, कि विस्थापन धारा निकालनी है आपको। तीसरा है आपका, इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यानी जंक्शन रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एक्सप्रेस। यानी आपको ये बताना है कि क्या किरचॉफ का प्रथम नियम जो कि जंक्शन नियम है, संधारित्र यानी कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट पर मान्य है या नहीं, आपको ये भी समझाना। तो बेसिकली आपको क्या दिया गया है, 2 सर्कुलर या गोलाकार प्लेट्स दी गई है जो कि कैपेसिटर है, उनका रेडियस आपको दिया गया है, उनके बीच का दूरी दी गई है आपको, और ये बताया गया है कि उसको 0.15 या 0.15 एम्पियर से वो चार्ज किया जाए। तो आपको उसकी सारी जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले हम इन सबको नोट डाउन कर देंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करें। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपको सर्कुलर कैपेसिटर दिया गया है, यानी गोलाकार कैपेसिटर दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, इनका रेडियस दिया गया है, यानी आर की वैल्यू दी गई है, यानी आर दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होता है हमारा 0.12 मीटर के। अब डिस्टेंस दिया गया है, यानी जिसे आप दूरी कहते हैं, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस कितना दिया गया है दोनों के बीच में, 5.0 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर। यानी 5.0 मिलीमीटर दिया गया है, यानी 5 × 10⁻³ मीटर। आपको करंट यानी जो धारा है, यानी जिसे हम I से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू आपको 0.15 एम्पेयर दी गई है, यानी 0.15 एम्पेयर दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है, और क्या निकालना है आपको निकालना है विभव अंतर। तो जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालने के लिए एरिया चाहिए होगा, यानी प्लेट का एरिया चाहिए होगा। तो एरिया ऑफ प्लेट यानी प्लेटों का
जो क्षेत्रफल है वो निकालना है आपको। आप जानते हैं सर्कुलर प्लेट है यानी गोलाकार प्लेट है, तो उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई की वैल्यू आपकी 3.14 यानी 3.14 होगी और आर की वैल्यू आपकी 0.12 मीटर। हम इसका स्क्वायर करेंगे। आप इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। आगे हमने जो कैलकुलेशन करनी है उसमें ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले कैपेसिटेंस निकालना। यानी हमें C की वैल्यू निकालनी है। C बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, आपके A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3.14 इंटू 3.14 इंटू 0.12 और D की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपकी हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो C जो है वो बराबर है आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80.1 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, यानी जिसे हम लिख सकते हैं 80.1 पिको फैरेड। तो ये आपकी C की वैल्यू यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी आ गई है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी आपको विभव अंतर निकालना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आपके पास Q आप जानते हैं, एक कैपेसिटर के लिए Q बराबर CV होता है। यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें यानी इसका अवकलन कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब हम ये जानते हैं dQ/dt हमारा करंट यानी धारा के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह हम क्या करेंगे? dQ/dt की जो वैल्यू है उसको हम I रख देंगे। तो यानी कि I बराबर C dV/dt, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? विभव अंतर निकालना है, यानी dV/dt निकालना है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं dV/dt बराबर I अपॉन C। I क्या है? आपकी धारा है यानी करंट है। तो करंट की जो वैल्यू है वो 0.15 है। ठीक है, जो आपकी करंट की वैल्यू है यहाँ पे 0.15 एम्पियर है। और आपकी C की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है? 80.1 इंटू 10⁻⁻12 यानी 80.1 पिको फैरेड। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1.87 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट पर सेकेंड। तो ये आपकी विभव अंतर यानी dV/dt की वैल्यू आ गई है, जिसे आप विभव अंतर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप विभव अंतर निकालेंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी B पार्ट जो है इसका, वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना होगा, यानी विस्थापन धारा आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो जो इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है यानी ID है वो बराबर होगी आपके कंडक्शन करंट के यानी चालन धारा के
आपके बराबर होगी, यानी ID बराबर आपका किसके होगा, IC के बराबर होगा, यानी कितनी है 0.15 एम्पेयर। तो ये आपका बी पार्ट आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, क्या वो प्रत्येक प्लेट के लिए, यानी कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट के लिए मान्य होगा कि नहीं। तो जो आपका किरचॉफ का नियम है, यानी किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है, वो आपके हर एक प्लेट के लिए, हर एक कैपेसिटर के मान्य होगा, क्योंकि हम इस केस में जो आपका करंट है, यानी जो धारा है, वो विस्थापन धारा और चालन धारा दोनों को लेंगे। तो इस कारण जो आपका किरचॉफ का जो लॉ है या किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है, वो इस केस में वैलिड होगा, यानी यस, यानी इसका जो आंसर होगा वो हाँ होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, प्रत्येक त्रिज्या यानी रेडियस 6.0 सेंटीमीटर की वृत्ताकार प्लेटों से बने एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी आपको कैपेसिटेंस दी गई है, ठीक है, और जो आपके वृत्ताकार प्लेट है यानी सर्कुलर प्लेट्स जो हैं उनका रेडियस आपको दिया गया है। संधारिता को 300 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय आवृत्ति के साथ 230 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ा गया है, यानी जो आपका कैपेसिटर है उसका क्या दिया, कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा की वैल्यू दी गई है आपको, और ये कहा गया है कि इसे एक सोर्स से जोड़ा गया है जो कि 230 वोल्ट का सोर्स। आपसे पूछा गया है चालन धारा का RMS मान निकालिए, यानी कि आपको IRMS की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होगा, यानी आपको ये बताना है जो चालन धारा है और विस्थापन धारा है ये दोनों क्या बराबर होंगे, यानी ID और IC क्या बराबर होंगे। प्लेटों के बीच दूरी से 3.0 सेंटीमीटर के बिंदु पर B के आयाम का निर्धारण कीजिए, यानी आपको इन दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस दिया गया है जो कि 3.0 मीटर है, और आपको क्या निकालना है, आपको एम्पलीट्यूड, आयाम यानी एम्पलीट्यूड आपको निकालना है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या दिया गया है, पहला कैपिटल R यानी जो आपकी त्रिज्या है, रेडियस है 6.0 सेंटीमीटर दिया गया है। C की वैल्यू आपको दी गई, कैपेसिटेंस कितनी है 100 पिकोफैरेड, यानी 100 इंटू 10⁻12 फैरेड। आपको ओमेगा की वैल्यू यानी कोणीय आवृत्ति दी गई है 300 रेडियन प्रति सेकंड, और आपको ERMS की वैल्यू दी गई है 230 वोल्ट। रेडियस आपको यानी R कितना दिया गया है 3.0 सेंटीमीटर। नहीं, ये आपकी क्या दी गई है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी जो इनके बीच की दूरी है, यानी दूरी है जो इन दोनों के बीच की, दोनों प्लेट के बीच की, वो दी गई है, वो आपकी 0.03 मीटर है, जिसे हम स्मॉल r से दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको IRMS की वैल्यू निकालनी है, यानी जो आपके पास ये आपको ये दिया गया है फिगर, इसमें सबसे पहले आपको IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो पहला केस जो है आपका वो IRMS का है। तो हम ये जानते हैं IRMS बराबर होता है ERMS अपॉन XC के, क्योंकि हम कैपेसिटर ले रहे हैं तो XC आएगा, यानी
ERMS अपॉन 1/XC, या जो आपका XC होता है वो बराबर होता है आपका ओमेगा C के, यानी ERMS इंटू ओमेगा C। अब आप इनकी वैल्यूज रख देंगे, तो आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ERMS की वैल्यू है 230, ओमेगा की वैल्यू है 300 और C की वैल्यू आपकी 100 × 10⁻12 फ़ारेनहाइट, इसकी वैल्यूज है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 6.9 × 10⁻6 एम्पेयर, यानी 6.9 माइक्रो एम्पेयर इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी जो आपका IRMS है, यानी धारा की RMS वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे ये पूछा गया है कि क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होगी, यानी IC बराबर ID होगा, आपको ये पूछा गया है। तो जो B पार्ट है, तो हम ये जानते हैं जो ID होता है वो बराबर होता है आपका एप्सिलॉन नॉट d phi e बाय dt के, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, phi e की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो phi e की वैल्यू आपकी आ जाएगी EA, ठीक है, क्योंकि जो आपका phi होता है वो किसके बराबर होता है, EA के बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा A, और A आपका क्या है, एरिया है जो कांस्टेंट है, dE/dt इसके बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम ये जानते हैं जो आपका E होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होती है, यानी Q/A होता है। तो आपका जो ये आ जाएगा E की वैल्यू, वो यहाँ से हम निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A d/dt, E की वैल्यू Q/एप्सिलॉन नॉट A। यानी ID बराबर आया हमारा एप्सिलॉन नॉट A dQ dt अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A dQ/dt। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ID बराबर हो जाएगा dQ/dt हमारा कंडक्शन करंट के बराबर होता है, यानी चालन धारा के बराबर होता है, IC के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका IC आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि जो आपका चालन धारा है और विस्थापन धारा है दोनों बराबर हो। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको समझाया, जो मैंने आपको किरणों के बारे में समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने आज आपको करवाए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इन न्यूमेरिकल्स को घर में जाके प्रैक्टिस करना है, और आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है उन्हें करने की। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।